हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लासेस। और आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं बच्चों? गेट 2026 का जो एप्टीट्यूड है उन पोर्शन को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चेक कर लीजिए साउंड वगैरह सारी चीज़ें क्लियर है, सारी चीज़ें ओके है, तो हम क्लासेस को स्टार्ट करते हैं बच्चों। चले यहाँ पर अगर हम बात करें गेट 2026 का जो एप्टीट्यूड का पोर्शन के सबसे पहले क्वेश्चन जो है, ठीक है, ये सब जो है बच्चों मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर कहीं मिस्टेक है तो आप ये नहीं समझिएगा कि क्वेश्चन ही वैसा था, हो सकता है थोड़ा बहुत प्रिंट मिस्टेक इधर उधर हो सकता है। ठीक है, ये सारे जो क्वेश्चन जो आज हम कराएंगे सारे जो है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और आज का पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? देखिए यहाँ पर लिखा है कि 2 जून इज अ थर्सडे। ठीक है, इन अ सर्टेन ईयर, किसी एक साल में, किसी साल में जो है क्या है, 2 जून को क्या है, थर्सडे था बोलता है। ठीक है, ये थर्सडे है, तो हमें बताना है कि विच डे ऑफ द वीक, ठीक है, वीक का कौन सा दिन जो है 3 जुलाई को होगा इन दैट ईयर, उसी ईयर में 3 जुलाई को कौन सा दिन होगा। ऑप्शन दिया है बच्चों, संडे, मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे होगा। ठीक है, तो इसको बनाने का एकदम सिंपल वे, एकदम इजी ट्रिक सिखाऊंगा आपको। ठीक है, जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे लगेगा यार इतना इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलिए यहां पर हम सबसे पहले बेसिक चीजें समझते हैं भाई। 2 जून को क्या है आपका जो है, 2 जून। ठीक है, 2 जून को क्या है बोल दिया है, वो थर्सडे है। ठीक है, 2 जून को क्या था बच्चों, थर्सडे बोल रहा है। तो 3 जो है जुलाई को कौन सा दिन होगा? ठीक है, लिखा है तो 3 जुलाई। अब यहां पर देखिए इन अ सर्टेन ईयर लिखा है, यहां पर लीप ईयर या नॉट लीप ईयर से क्या कोई कनेक्शन होगा? तो अगर होगा भी तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि जो अगर लीप ईयर नॉट लीप ईयर होता है तो उसमें जो है फरवरी के मंथ में जो है चेंजेस होती है, 28 का होगा या 29 का होगा, तो फरवरी का मंथ जो है आगे पीछे होता है, तो उससे हमें जून या जुलाई में जो भी अदर जो मंथ दिया हुआ है उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको घबराने की बात नहीं है कि भाई सर्टेन ईयर में अगर लीप ईयर हुआ तो क्या होगा, नॉट लीप ईयर क्या हुआ, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अब 3 जुलाई को पता करना है कि कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर हम जानते हैं भाई पेयर तो 7-7 दिन का होता है, अगर हम देखें तो 7 दिन के बाद यानी कि जो डे होते हैं वो नॉर्मल फिर से रिपीट करता है। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि जून में क्या होता है। तो भाई जून आपको याद करना है कि 30 तारीख, 30 जो है दिनों का ये मंथ होता है। जो है कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। किसमें? जून के मंथ में 30 दिन होता है। ठीक है, अब यहां पर देखो कौन सा दिन से स्टार्ट कर रहे हैं, 2 से। तो भैया 2 तो आप निकाल चुके हैं ना, 2 जून को थर्सडे है बोल दिया है, तो 2 दिन निकाल दो, यानी कि इसमें कितने रिमेनिंग हुए, यानी कि -2 दिन करेंगे तो हमें बच्चों कितना दिन बचता है? 28 दिन बचता है उस मंथ में। कौन से मंथ में? जून के मंथ में 28 दिन बनता है। उसके बाद बोला है कि 3 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो ये 28 दिन और ये 3 दिन। ठीक है, तीसरे दिन 3 जून जो है ये चला जाएगा जुलाई में, तो 3 जुलाई को कौन सा दिन होगा? एकदम सिंपल तरीका देखिए, 2 जून को थर्सडे था और जून में 30 दिन होते हैं, तो 2 तारीख को निकाल लो तो बचा जो है अब 28 दिन बचते हैं। 28 दिन में फिर से हम 3 जुलाई को पता करना है, तो इसमें 3 फिर से जोड़ देंगे। अगर आप इसमें ऐड करो या ना ऐड करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर आप ये समझिएगा कि भाई जो है 28 डेज, इसको तो भैया 7-7 का पेयर बना सकते हैं ना, ये तो 7-7 का पेयर बन सकता है। 7 डेज पूरा वीक ये तो बन गया 7 डेज, यहां पर भी 7 डेज, यहां पर भी 7 डेज। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये तो है ऑलरेडी 1 वीक 1 वीक 1 वीक 1 वीक में कंप्लीटली बदल गए, यानी कि 4 वीक तो निकल चुके। यानी कि इसके बाद से जो होता है वो फिर जो रिपीट करेगा डेज को, है ना। तो 2 जून को जो थर्सडे था तो आपको क्या करना है, ये 3 तारीख यानी कि 2 के थर्सडे के बाद देखिए, अब थर्सडे तो यहां तक होगा, लास्ट दिन तक ये थर्सडे हो गया। उसके बाद से कौन सा होगा? थर्सडे के बाद फ्राइडे, 3 दिन एक्स्ट्रा है बोला है ना, तीसरे दिन पे जा रहे, तो ये 5वें वीक में चला जाएगा बच्चों। ये 1 वीक 2 वीक 3 वीक 4 वीक ये तो कंप्लीट हो गया। और जो अगला दिन आएगा ये पूरा थर्सडे टू थर्सडे ही चला। इसके बाद जो है ये 3 दिन में मीन्स फ्राइडे होगा, फिर सैटरडे होगा, ठीक है, और एक संडे होगा। तो यानी कि जो तीसरे दिन यानी पहला दिन यानी कि 28 के बाद जो 29वां दिन होगा वो फ्राइडे का होगा। 29 के बाद जो है फिर उसमें जो 30 दिन का होता है तो 30 तारीख को फिर ऐसा चलेगा। तो ये मतलब 30 तारीख, तो लास्ट 30 तारीख को कौन सा हो गया बच्चों?
जो है थर्सडे हो गया। फिर 1 तारीख को कौन सा होगा, फ्राइडे, ये 1 जो है जुलाई, 1 जुलाई को कौन सा हो जाएगा, फ्राइडे, ये 2 जुलाई को क्या हो जाएगा, सैटरडे, और 3 जुलाई को क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना था। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कहानी क्या था क्वेश्चन में। ठीक है, बस 1 महीने का गैप निकालना था, ये छोटी क्लास का क्वेश्चन था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर है बच्चों कि 4 पीपल हैं, P, Q, R एंड S, डिफरेंट एजेस के हैं, अलग अलग एज के 4 लोग हैं, कोई भी बराबर एज का नहीं है। ठीक है, फिर फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आपको दिया हुआ है कि P, Q, R दिया हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको क्या समझना है, इसको जो यही सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो P क्या कहता है, P जो का स्टेटमेंट है कि आई एम यंगर देन S। यंगर का मतलब क्या होता है, उससे, है ना, छोटा एज में तो छोटा होगा, वो यंगर बोल दिया उससे, मतलब P का जो एजेस है, यहां पर हम एज को निकालेंगे, तो जो P का एज है वो बच्चों S से छोटा है, P का एज S से छोटा है, इसीलिए इसको यंगर बोलते हैं। ठीक है, एक स्टेटमेंट बोलता है। क्यों क्या बोला भाई, आई एम नाइदर द यंगेस्ट नॉर द ओल्डेस्ट, यानी कि जो क्यू है वो बोलता है ना तो मैं यंगेस्ट हूं और ना ही मैं ओल्डेस्ट हूं, इसका मतलब वो बीच में आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं जो नया स्टेटमेंट होगा वो क्या बनेगा, जो है P और S रहेंगे, बीच में कहीं कौन आएगा बच्चों, Q आएगा, क्योंकि Q जो है ना तो छोटा है ना तो बड़ा है। ठीक है, तो ये भी आएगा। R के बारे में क्या बोल रहा है कि P इज ओल्डर देन मी, यानी P ये बता रहा है कि P इज ओल्डर, P जो है ओल्डर देन मी, मेरे से वो ओल्डर है, यानी कि R छोटा हुआ फिर तो, क्योंकि वो ओल्डर बोल दिया ना, कौन, P जो है मेरे से ओल्डर है, मतलब बड़ा है एज में, तो हम बोल सकते हैं कि जो है इससे बड़ा, यानी कि जो नेक्स्ट रिलेशन बना P, वो कौन सा बना, P S, मतलब P Q और S तो आ गए। अब इसके बारे में बोला है R जो है P इज ओल्डर देन मी, है ना, मतलब बता रहा है कि मेरे से P जो है बड़ा है, यानी कि R यहां कहीं आएगा, R यहां पर कहीं आएगा। तो इस केस के कहानी में सबसे यंगेस्ट पूछा है ना, लिखा है द यंगेस्ट पर्सन कौन है इनमें से, तो भैया सबसे यंगेस्ट पर्सन कौन हुआ, फिर R हुआ। तो एकदम सिंपल रिलेशन था ये, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो सबसे यंगेस्ट कौन हो गया बच्चों, आर, आर को के हिसाब से हम देखेंगे तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, यहां पर एक आर्ट गैलरी वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सेम रिपीट किया है, बस डिजाइन को उसने चेंज कर दिया है बस, और थोड़ा सा क्वेश्चन में जो है परमुटेशन जैसा टाइप का क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, कंसीडर एन आर्ट गैलरी, एक आर्ट गैलरी है और हुज वॉलवेज, है ना, आर शो एज लाइंस इन द डायग्राम, लाइन के फॉर्म में एक डायग्राम दिया हुआ है, और ब्लैक डॉट इसमें है, कौन रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, ये ब्लैक डॉट है, 1 2 3 4 5 ऐसे जो है ब्लैक डॉट है, और इन ब्लैक डॉट पर क्या कर रहा है, वो रिप्रेजेंट करता है जंक्शन को, जहां पर वहां रुका जाता है, स्टॉपेज है, जहां बोल रहा है कि 2 वॉल्कवे मीट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है 2 रास्ते जो है आपस में मिल रहे हैं, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये, दोनों जो है आपस में मिल रहे हैं। आगे बोलता है अ गार्ड में बी प्लेस्ड एट अ जंक्शन टू वॉच ओवर द वॉल्कवेज। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपको एक जो है गार्ड को प्लेस करनी है, उससे जो है वो सभी जगह को क्या करे, वो देख सके, है ना। तो वॉच ओवर द वॉल्कवेज कनेक्टेड टू देयर जंक्शन। ठीक है, तो व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ गार्ड्स रिक्वायर्ड टू वॉच ऑल द वॉल्कवेज, हमें यहाँ पर मिनिमम कितने गार्ड्स को क्या करना चाहिए, मिनिमम पूछा है, जब भी मिनिमम पूछेगा तो यहाँ पर आपको समझना है कि कम से कम कितने गार्ड्स हमें चाहिए जिससे वो जो है वॉच कर पाए सारे वॉल्कवेज को। ठीक है, रिक्वायर्ड टू वॉच ऑल द वॉकवेज। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या कितने गार्ड्स का रिक्वायरमेंट होगा, कितने गार्ड्स होंगे, मैक्सिमम जो है लोग जो है 2 गार्ड्स का रिक्वायरमेंट सोचेंगे कि यहाँ पर जो है 2 गार्ड्स को प्लेस, देखो 5 गार्ड भी कर सकते हैं, एक एक गार्ड, एक एक जंक्शन पर एक एक गार्ड को अगर हम वहां पर जो है स्टॉप कर दें, बैठा दें, तो वो हर जगह देख पाएंगे। लेकिन हमें 5 तो देखना ही नहीं है ना, क्योंकि जैसे ये बैठेगा तो ये इधर देख ही लेगा, मतलब ये बैठेगा तो इधर से देख ले रहा है, इधर देख ले रहा है, तो एक गार्ड तो यहाँ तो आएगा ही आएगा, है ना। हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक गार्ड को यहाँ पर प्लेस करना पड़ेगा, जिससे वो इन दोनों रास्तों को वो क्या कर सकता है, देख सकता है। ठीक है, वैसे अगर हम यहाँ पर एक गार्ड को बैठा दें
तो वो यहाँ से इधर से भी इधर से दोनों को प्लेस करके देख सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक इसको नहीं देख पाएगा, ये सिर्फ लाइन को ही देख पा रहा है, तो ये वाला गार्ड जो है इधर से इधर पाथ को और इस पाथ को देख पा रहा है, ठीक है। यहाँ वाला गार्ड इस पाथ को देख पा रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बैठा दूं तो वापस उसी को ही देख लेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर। लेकिन ये अभी दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो फिर एक गार्ड को अगर मैं यहाँ बैठा सकता हूँ या यहाँ पर, तो अगर मैं यहाँ बैठा दूं तो ज्यादा अच्छा है ना। तो इससे ये भी पाथ मिल गया, ये भी। तो हर सारे पाथ जो है आपको देखो कवर कर लिए। कौन कौन से पाथ, एक बार हम यहाँ पर डिजाइन बना देते हैं कि ये वाला पाथ जो है, ये वाला जो गार्ड है, इन पाथ को यहाँ पर वो क्या कर रहा है, सीन कर पा रहा है, ठीक है। तो एक गार्ड तो चाहिए चाहिए। दूसरा, अगर जो ये वाला जो गार्ड है वो ये भी सीन कर ले रहा है और ये एक्स्ट्रा जो छूट रहा था वो भी सीन कर ले रहा है, यानी कि इस गार्ड से ये दो कवर हो जा रहे हैं। अब बचे क्या, एक और गार्ड को बैठाना है, तो कम, क्योंकि ये दो मिस हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्योंकि वो लाइन से ही कनेक्ट होने चाहिए था ना, तो हम अगर यहाँ बैठा दे तो ये वाला कवर हो जाएगा और ये कवर हो जाएगा, लेकिन ये मिसिंग हो जाएगा। अगर यहाँ बैठाऊंगा तो ये कवर हो जाएगा, ये कवर हो जाएगा, तो ये मिसिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको बैठा देने से क्या हो जा रहा है, एक ये कवर हो जा रहा है, ये वाला पाथ और ये वाला पाथ। तो ये जो है हमें मिनिमम 3 जो है गार्ड का क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट होगा, जिससे सारे पाथ कवर हो जाते हैं, हर जगह फिर हम देख पाएंगे, वॉच कर पाएंगे। क्लियर हो गया। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ इसमें जो है आपको लॉजिक लगाना था कि कौन से जगह पे किसको कहां बैठाना है और कितने होने चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, लिखा हुआ है कि यहां पर ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। यहां पर लिखा है बच्चों कि सर्कल C1 C2 C3, ठीक है। 3 सर्कल दिख रहे होंगे, 3 सर्कल है C1 C2 C3। अब कौन C1 है, बड़ा वाला C1 है, ये वाला C2 है छोटा वाला, ठीक है। इसके ऊपर में जो है वो C3 है। 3 सर्कल है, तीनों सर्कल का सेंटर O1 O2 O3 रेस्पेक्टिवली दी हुई है और इनका रेडी भी दिया हुआ है। रेडियाई क्या है, R1 R2 एंड R3। जब एक से ज्यादा रेड, कई बच्चों को ये भी नहीं मालूम होती है कि रेडी क्या होती है। रेडियाई मींस क्या होता है, जब एक से ज्यादा, वो जो है सिंगुलर और प्लूरल वर्ड होता है। जैसे रेडियस होता है ना, जब एक से ज्यादा रेडियस होते हैं तो उन्हें हम रेडियाई कहते हैं, ठीक है। तो RADDI लिखा जाता है, ठीक है। और तीनों का रेडियस क्या है बच्चों, R1 R2 R3 दिया हुआ है। उसके बाद बोलता है कि रिप्रेजेंट जो है रेस्पेक्टिवली एंड टच ईच अदर, ये तीनों जो है सर्कल एक दूसरे को टच करके रखे हैं, ठीक है। गिवन दैट अलग से दिया हुआ है कि भाई R1 जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर है, R2 जो है बच्चों, R1 कौन है 2 सेंटीमीटर का। यहां पर अगर हम बात करें तो इसको R1 बोल रहा है, तो ये जो है बच्चों 2 सेंटीमीटर है, यहां से लेके यहां तक का जो है वो 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद जो है R2 दिया हुआ है, R2 कौन है, ये वाला, इसकी वैल्यू यहां से लेके यहां तक का जो रेडियस है ये कितना है बच्चों, 1 सेंटीमीटर है। एंड जो है R3 अपने को फाइंड करना है कि यहां से लेके R3 फाइंड करना है कि यहां से लेके इसका रेडियस कितना होगा, ठीक है। या फिर इसका रेडियस बताओ, ये सब रेडियस ही है। तो उसके बाद और क्या बोल रहा है कि जो एंगल है O1 O2 O3, जैसे अपन लिखते हैं ना एंगल ABC, तो हम क्या बोलते हैं, बीच वाला एंगल जो है बच्चों वो क्या होता है 90 डिग्री। तो इसमें O1 O2 O3 का मतलब O2 पर, तो O2 कौन है, ये वाला O2 है, तो ये वाला एंगल O1 O2 O3 मतलब इसको जोड़नी पड़ेगी। और यहां पर उसने बोला है कि ये जो है क्या है बच्चों 90 डिग्री है। यहां पर कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, ऐसा दिया हुआ है, मेंशन किया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो हमें क्या बताना है कि भाई R3 की वैल्यू बताइए कि क्या होगी। R3 मींस यहां से लेके यहां तक का रेडियस बताना है, ओके। तो अगर हम, अब ये तो ट्रायंगल कौन सा बन गया बच्चों, O1 O2 O3 जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल बन चुकी, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल की खास बात क्या होती है कि इसे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, जिसमें 90 डिग्री होता है, कभी भी ये चीजें ध्यान देना है आपको, ठीक है। जैसे अगर हम एक ट्रायंगल ले लें, तो ये अगर राइट ट्रायंगल है तो यहाँ पर 90 डिग्री, तो 90 डिग्री हमेशा बेस और जो है परपेंडिकुलर पर बनता है। इसके आगे जो है वो क्या होता है, हाइपोटेनस होती है। और ये कौन होता है, ए और बी होता है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर ये समझना है कि कौन हाइपोटेनियस होगा और कौन ए होगा, कौन बी होगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 90 डिग्री बन रही है, मतलब ये ए दोनों जो है क्या होंगे आपस में, बेस या
परपेंडिकुलर होगा। तो हाइपोटेनस कौन हो गया, ये वाला, यानी कि O1 से O2 का जो है वो कौन है बच्चों, हाइपोटेनियस है। ठीक है, तो O1 से O2, O1 से O3 का, ये O3 वाला है, तो O1 to O3 हाइपोटेनियस हो गया। तो H के जगह काम कौन करेगा, O1, ठीक है, O1 से O3 का होल स्क्वायर ये। और A1 कौन होगा, ए मीन्स यहाँ पर जो है परपेंडिकुलर या बेस कोई भी ले सकते हो, यहाँ पर अब मेंशन नहीं है, यहाँ 90 डिग्री तो ये परपेंडिकुलर ये बेस होगा, या ये परपेंडिकुलर ये बेस होगा, डिपेंड करता है कि वहां पर एंगल कौन सा बना है। ओके, तो यहाँ पर अपन क्या ले लेते हैं, एक टोक O1 से O2 और O2 से O3, तो ये बनेगा O1 से O2 का स्क्वायर प्लस O2 से O3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब O1 से O2, O1 का रेडियस था बच्चों R1 और O3 का रेडियस कौन सा, R3 था, तो ये R1 प्लस R3 हो जा रहा है, इसका होल स्क्वायर। वैसे ही O1 से O2 मतलब R1 प्लस R2 दोनों का रेडियस का स्क्वायर, और O2 से O3 का मतलब R2 प्लस R3 इसका रेडियस का स्क्वायर होता है। ठीक है ना, आप डायग्राम में देख सकते हो। इसके बाद अलग से क्वेश्चन में क्या है भाई, अलग से क्वेश्चन में तो मेंशन देखो, ये तो मिल गया O1 से O3 का मतलब O1 ये रेडियस प्लस ये रेडियस दोनों को जोड़ोगे तो R1 प्लस R3 ऐसा बनेगा। उसके बाद कंडीशन दी हुई है R1 और R2 की वैल्यू 2 और 1 है। ठीक है, हमें यहां पर दिया हुआ है कि R1 जो है R1 2 है और R2 जो है 1 है, यहां पर रख दो। यहां पर जब आप इसे पुट करते हो तो क्या मिलेगा, देखिए यहां पर 1 है, R2 R1 लिखा, R1 की वैल्यू 2 है, तो 2 प्लस R3 नहीं मालूम है। ओके, यहां पर अगर हम देखें तो R1 और R2 दोनों मालूम है, तो 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर आएंगे तो R2 मालूम है, 1 प्लस R3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पर क्या होगा बच्चों, ये तो वैसे ही रहेगा, इसको आप ब्रेक कर सकते हो, तो 2 प्लस R3 का स्क्वायर मतलब 2 मीन्स 4, 2 का स्क्वायर फिर R3 का स्क्वायर प्लस फिर प्लस होता है 2 इंटू 2AB, तो 2AB के हिसाब से देखोगे तो 2 2 जा 4 R3, यहां पर हमें मिलने वाला है बच्चों 4 R3 इक्वल में, यहां पर क्या है बच्चों 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो ये हो जाएगा 9 प्लस, और यहां पर जो है 1 और R3 है, तो 1 और R3 के हिसाब से देखेंगे तो क्या मिलेगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस R3 का स्क्वायर प्लस 2R3। ठीक है, यहां से क्या हो गया R3 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और 4R3 में से 2R3 माइनस हो जाएगा, तो 2R3 मिलेगा इक्वल में 9 और 1 10, 10 में से 4 गया बच्चों 6 आएगा। तो यहां से हमें R3 की वैल्यू क्या आ रही है 6/2 मतलब 3 आ रही है। ठीक है, R2 की वैल्यू कितनी आ रही है 3 आ रही है। अब यहां से आने के बाद क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों वो तो 1/2 3 प्लस रूट 7 है, 1/2 माइनस 3 प्लस रूट 7 है, इस तरह से चल रहा है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर लॉजिक लगाना पड़ेगा, या तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता था। तो ऐसे केस में क्या कर सकते हो, आपको थोड़ा बहुत जानकारी ये होनी चाहिए कि भाई रूट 16 कितना होता है 4 होता है, इसका मतलब रूट 17 कितना होगा, रूट 17 4 पॉइंट समथिंग कुछ होगी, 4 पॉइंट समथिंग कुछ होगा। ठीक है, तो अब ये लॉजिक यहां समझना है कि ये 4 पॉइंट, मान लो अगर मैं 4 भी लेता हूं तो 4 3 7, 7/2 करेंगे तो ये जो आएगा बच्चों 7/2 मतलब 3.5 के आसपास करीब करीब जा रहा है ये। और यहां पर जब आएंगे तो रूट 17 के में डबल का मल्टीप्लाई, तो ये कितना आएगा, मतलब मान लेते हैं अप्रोक्सीमेट 4 ही है, तो 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 16। ठीक है, 4 इंटू 2 8 आएगा, तो 8 माइनस 3 अप्रोक्सीमेट 6 आएगा, 6/2 करेंगे तो 2 3 जा 6 आ रहा है, और हमारा आंसर 3 ही आ रहा था, तो हम बोल सकते हैं ये जो है बच्चों अप्रोक्सीमेट 3 के आसपास आएगा, अप्रोक्सीमेट जो है 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो हम बोल सकते हैं बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होना चाहिए था। ओके, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों कि अ कॉइन विथ हेड फेसिंग अप एज सो इन फिगर, तो ये जो फिगर दिख रहा है अगर हेड ऊपर है तो ऐसा रहेगा, और यही बोल रहा है कि अगर कॉइन में टेल है, टेल फेसिंग है तो वो ऐसा दिखेगा सिर्फ। फिर आगे बोलता है बच्चों इसमें 6 कॉइन्स आर प्लेस्ड इन अ स्ट्रेट अरेंजमेंट, ठीक है, स्टार्टिंग अरेंजमेंट एज सो इन फिगर, ठीक है, यानी कि जो है 6 कॉइन को जो है प्लेस किया गया स्टार्टिंग अरेंजमेंट में, ठीक। और उसके बाद बोलता है कि स्टेप इज डिफाइंड, जो स्टेप है वो इस तरह से डिफाइन है कि इंटरचेंजिंग अ पेयर, पेयर का जो है उनको क्या करना है इंटरचेंज करना है, ऐसा आजू बाजू बदलना है, तो इंटरचेंजिंग अ पेयर ऑफ एडजेसेंट
कॉइन। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, आजू बाजू, जस्ट लगे हुए, सटे हुए जो है, उनको इंटरचेंज करने का बोल रहा है। विथआउट फ्लिपिंग, बिना फ्लिप किए, यानी कि उसे चेंज नहीं करना है, जैसा है एज इट इज उठा के ऐसे आजू बाजू फिक्स करना है। क्या करना है उसको, मतलब विथआउट फ्लिपिंग का मतलब पलटना नहीं है, आपको सिर्फ उसको आजू बाजू इंटरचेंज करनी है। तो वो रहता है मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स नीडेड टू गो फ्रॉम द स्टार्टिंग अरेंजमेंट से टू द फाइनल अरेंजमेंट सो इन द फिगर। तो ये आपको दिया हुआ है, तो ये स्टार्टिंग अरेंजमेंट था और ये जो है फाइनल अरेंजमेंट है। ये कौन सा है बच्चों, जो है फाइनल अरेंजमेंट है। यहां पर मिसिंग हो गया थोड़ा सा, ये क्या है, फाइनल अरेंजमेंट है। और ये चीजें ध्यान देना कि कॉइन को अपने को क्या नहीं करना है, फ्लिप नहीं करना है। तो इनको रिप्लेस करके ऐसा कितने तरीके से हम ये प्लेस पे जाए, यानी इसको इस प्लेस पे लाना है, तो कितने तरीके हो सकते हैं, कितने तरीके से। और एडजेसेंट बोला है, एडजेसेंट का मतलब क्या होता है कि जस्ट आजू बाजू की बात करता है, आजू बाजू को चेंज करना है। जैसे यहां से हम इनको इंदर चेंज कर सकते हैं, जैसे ये चेंज कर सकता हूं, तो यहां पर टी आ जाएगा, यहां पर एच आ जाएगा, ऐसा। ठीक है, इस तरह से हमें प्लेस करना है। तो ऐसे हम कितने प्लेस कर सकते हैं, जैसे ये पहला तरीका हो गया। फिर यहां पर देखो, पहले ये भी ध्यान देना है कि ये वाला टी यहां चला जाए। देखो यहां पर लिखा है, जैसे ये टी कहां है, तो ये टी यहां है, यहां मतलब 3H है, 3 हेड है, यहां पर 3 टेल है, 3 हेड है, तो इसको आपस में चेंज करके लास्ट पोजीशन तक जाना है। तो अब ये खुद लॉजिक सोच के देखो, अगर मैं H को यहां बैठाना चाहता हूं तो कितने तरीके से फ्लिप होगा। तो H यहां से यहां एक तरीका, यहां से आ गया तो यहां H आ जाएगा और यहां T आ जाएगा। ओके, फिर यहां से मैं यहां प्लेस करूंगा तो यहां से ये H इसमें मूव होगा तो एक तरीका ये आ गया। तो ये जो है आपका जो है H इधर आ जाएगा, ठीक। और फिर यहां से यहां आएगा तो एक तरीका, यानी कि इस H को यहां तक लाने के लिए मुझे 3 स्टेप करने पड़ रहे हैं। बात आई समझ में, इस फ्लिप का मतलब समझ आया। एक बार आपको फिर से समझा दे रहा हूं, इसको समझना है आपको कि भाई इस चीज को ये पोजीशन लानी है। यहां पर 3H है, 3 हेड है, यहां 3 टेल है, 3 हेड है। तो अपने को क्या करें, कितने तरीके करें, ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, कितने तरीके से जो है चेंज कर सकता है। और एडजेसेंट का मतलब क्या होता है कि जस्ट आजू बाजू ही चेंज कर सकते हो, लास्ट वाला नहीं, कि ऐसा नहीं कि ये 3 उठा के यहां रख दो और ये 3 उठा के यहां रख दो, ऐसा नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो यहां पर आप लॉजिक सोचो कि मैं इसको यहां प्लेस किया तो ये टी यहां आ जाएगा, एच यहां आ जाएगा। फिर ये पहला एक स्टेप किया, नेक्स्ट स्टेप इसको यहां करूंगा तो बताओ जब ये यहां जाएगा तो क्या आ जाएगा, टी यहां आ जाएगा और एच यहां आ जाएगा। और फिर एक बार प्लेस करूंगा तो ये वाला टी यहां आ जाएगा और यहां एच आ जाएगा। तो ओवरऑल क्या मिला, यहां पर टी, यहां पर टी, यहां पर एच आ गया। मैंने कितने स्टेप किया, 1 मूव, 2 मूव, 3 मूव, ऐसे 3 मूव किया। मतलब एक एच को 3 स्टेप आगे बढ़ने के लिए मुझे 3 स्टेप 3 मूव करना पड़ा। सिमिलरली फिर इस एच को मूव करने के लिए मुझे 3 स्टेप करने पड़ेंगे। सिमिलरली इस 3 को भी इस मूव तक लाने के लिए मुझे 3 स्टेप करने पड़ेंगे। तो इसकी चॉइस कितनी हो गई, 3, इसकी चॉइस कितनी हो गई, 3, इसकी चॉइस कितनी हो गई, 3। तो सबको जोड़ दो, हम इंडिविजुअली नहीं कर रहे, इसको 3 स्टेप तक जाएगा, इसका 3 स्टेप तक जाएगा, इसका 3 स्टेप तक जाएगा। तो 3 + 3 + 3 ओवरऑल कितना हो जाएगा बच्चों, 9 वेव हमें, मतलब 9 जो है 9 बार हमें क्या करना पड़ेगा, रिपीटेशन करनी पड़ेगी। तो वही क्वेश्चन बोला था कि इस स्टेप से इस स्टेप तक आने पर हमें रिक्वायरमेंट कितनी होगी, तो टोटल 9 का रिक्वायरमेंट होगा। कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, किसी कुछ भी मतलब अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, बस इसका मूवमेंट पूछ रहे किसे। और फ्लिप का मतलब क्या होता है बच्चों, ऐसा नहीं कि इसको ऐसा चेंज करके टी ला दिए, इसको यहीं से ऐसे चेंज करके टी नहीं लाना है, इसको इंटरचेंज करनी है। इंटरचेंज का मतलब जस्ट ये यहां होगा, ये यहां, तो टी और एच, इसको इंटरचेंज बोलते हैं, आजू बाजू। और बिना फ्लिप के बस आजू बाजू आपको इसको क्या करना है, घसकाना है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और एक क्वेश्चन और करा देता हूं जिसमें जो है एक क्वेश्चन ये भी पूछा था, इसमें नहीं है, वन मोर क्वेश्चन। यहां पर बच्चों एक क्वेश्चन है कि उसमें ये लिखा हुआ है, वहां पर ऐसे बच्चों बॉक्स बना हुआ है कि ये एक बॉक्स बना, इसके अंदर में एक डॉट दिख रहा है, एक भी डॉट नहीं है। ऐसे एक बॉक्स बना हुआ है, इसमें एक डॉट है। नेक्स्ट बॉक्स बना हुआ है, इसमें जो है बच्चों 1 डॉट है। और एक और बॉक्स बना हुआ है, इसमें जो है 3 डॉट है, 2 डॉट है।
और नेक्स्ट एक बॉक्स बना हुआ है, इसमें जो है 3 डॉट है, 1 डॉट, ऐसे 3 डॉट बने हैं, और 3 के बाद यहाँ पर 5 है, तो 1 2 3 और यहाँ एक, यहाँ ऐसे 5 डॉट है। और यहाँ पर जो बॉक्स में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है कि क्या आएगा। ठीक है, अब ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया हुआ है, गिवन क्या क्या है ऑप्शन में, जैसे लाइक ऐसा हो सकता है कि जो है यहाँ पर ऐसे डॉट डॉट ऐसा 3 बने, 6 डॉट हैं, फिर 4 डॉट हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है 9 डॉट है, नेक्स्ट जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से डॉट बने हुए, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पर लॉजिकली ये समझना है कि भाई ये एक्चुअली में क्या, देखो यहाँ पर एक भी नहीं है, मतलब यहाँ पर 0 है, यहाँ पर हम बात करें तो 0 है, 0 से क्या हुआ है बच्चों 1 बना, 1 से क्या हुआ फिर से 1 हुआ, तो फिर 1 से क्या हो रहा है बच्चों 2 हो रहा है, 2 से क्या हो रहा है 3 हो रहा है, 3 से क्या हो रहा है 5 हो रहा है, नेक्स्ट क्या आएगा। तो यहाँ पर अगर हम इसमें ऐड करते हैं तो ये एक सीरीज भी होती है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं फिबोनाची सीरीज। ठीक है, ठीक है, एक ये सीरीज होती है, वो क्या कहती है बच्चों की पहला स्टेप 0 होता है, फिर नेक्स्ट जो है 1 होता है, फिर 0 + 1 को ऐड करते हैं तो 1 आता है, तो इसको हम ऐड करते हैं, मतलब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि यहाँ पर जो नंबर आएगा वो 0 + 1 को ऐड करके हम यहाँ लिखते हैं, तो कितना आएगा 1 ही आएगा। फिर इस 1 और 1 यानी कि इन दोनों को, नेक्स्ट जो स्टेप होता है बच्चों वो इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिखा जाता है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, फिर 2 + 1 3 हो जाता है। तो ये प्रोसेस है किसका, फिबोनाची सीरीज का। तो फिबोनाची सीरीज क्या होती है बच्चों, पहले 0 फिर 1 फिर 0 + 1 1 फिर नेक्स्ट 1 + 1 2 फिर 2 + 1 3 और फिर 3 + 2 5। ठीक है, तो फिर 5 + 3 8 इस तरह से चलता है, यानी कि जो यहाँ बॉक्स बनेंगे वो बच्चों 8 बनेंगे। तो 8 वाले कितने हैं, देखिए इसमें 3 और 3 6 है, ये नहीं है, 2 और 2 4 है, नहीं बनेगा, 3 3 6 3 9 है, नहीं बनेगा, इसमें जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहा है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जो है ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो ये बॉक्स उसमें आएंगे। क्लियर है। तो इसी प्रकार जो है आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोगों का आंसर करेक्ट है या नहीं, और कौन सा आपने ऑप्शन को वहां पर टिक किया है। ठीक है, चलिए।